मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 15 में हम बात करेंगे 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात अब आगे चलने वाली मेवाड़ की राजनीति के बारे में। इस पार्ट में हम महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा जगत सिंह के शासनकाल के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासक बने महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मुगल सल्तनत के साथ उनका जो संघर्ष चलता रहा मुगल बादशाह अकबर के साथ, और अकबर के पश्चात मुगल बादशाह बने जहांगीर के साथ में। फिर इन संघर्षों के बाद मेवाड़ और मुगलों के मध्य सशर्त होने वाली संधि की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद महाराणा कर्ण सिंह के शासनकाल में हुई कुछ प्रमुख छोटी बड़ी घटनाओं की चर्चा करते हुए महाराणा जगत सिंह के शासनकाल की भी कुछ छोटी बड़ी प्रमुख घटनाओं के बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, और आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मेवाड़ रियासत के पिछले पार्ट में पार्ट 14 में हमने देख लिया था कि 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया था। अब महाराणा प्रताप के निधन के पश्चात अगले जो शासक बने उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, महाराणा प्रताप के पश्चात 19 जनवरी सन 1597 को उनके पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक किया गया। उनका राज्याभिषेक चावड़ में किया गया और महाराणा अमर सिंह का जो शासनकाल है वो 1597 से और 1620 ईस्वी तक का रहा। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में जो जो घटनाएं हुई प्रमुख रूप से एक बार हम उनको पॉइंटेड कर लेते हैं और उसके बाद उन घटनाओं पर क्रम से चर्चा करेंगे। जैसे अमर सिंह के शासनकाल में अकबर के द्वारा सैन्य अभियान मेवाड़ की ओर भेजा गया। अकबर के पश्चात जो मुगल बादशाह बने जहांगीर, उन्होंने भी मेवाड़ की ओर सैन्य अभियान भेजा। इसके बाद मेवाड़ और मुगलों के मध्य एक संधि हुई। तो देखिए, अकबर ने जो सैन्य अभियान भेजा वो भेजा था 1599 में, और इसके बाद 1603 ईस्वी में भी एक सैन्य अभियान मेवाड़ की ओर भेजने का प्रयास किया था। इसके बाद जहांगीर जब मुगल बादशाह बने सन 1605 ईस्वी में, तो जहांगीर ने सन 1605 में, 1608 में, 1609 में, 1612 में और 1613 ईस्वी में मेवाड़ की ओर सैन्य अभियान भेजे। और लगातार इन भेजे गए सैन्य अभियानों के कारण मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी कि महाराणा अमर सिंह को न चाहते हुए भी अपनी इच्छा के विरुद्ध मुगलों के साथ संधि करनी पड़ गई और 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी को मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं एक बार हम इन पर क्रम से चर्चा करते हैं। देखिए, महाराणा अमर सिंह शासक बने 1597 में, और अमर सिंह के शासक बनने के 2 वर्ष बाद यानी 1599 में मुगल बादशाह अकबर ने अपने पुत्र सलीम को सेना का नेतृत्व देकर मेवाड़ की ओर भेज दिया। सलीम, जिनको कि हम मुगल बादशाह जहांगीर के नाम से जानते हैं। अब सलीम जब मेवाड़ की ओर आए तो इस अभियान को लेकर वो ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसीलिए कुछ समय तक मेवाड़ में रुकने के बाद सलीम वापस लौट गए। तो इसके बाद महाराणा अमर सिंह के द्वारा मेवाड़ में जो भी मुगल थाने थे उन मुगल थानों के विरुद्ध बहुत बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें बहुत अधिक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब जब इस बात की सूचना मुगल बादशाह अकबर को मिली तो अकबर ने वापस अपने पुत्र सलीम को सन 1603 ईस्वी में अकबर ने वापस अपने पुत्र सलीम को मेवाड़ की ओर जाने के लिए कहा। लेकिन देखिए, इस समय क्या है, अकबर बूढ़ा हो चुका था और मुगल दरबार में उत्तराधिकार की प्राप्ति को लेकर षड्यंत्रों का दौर चल रहा था, और इन्हीं षड्यंत्रों के अंदर सलीम स्वयं भी सम्मिलित था। इसीलिए सलीम ने अपने पिता अकबर की बात को अनसुना कर दिया और मेवाड़ की ओर नहीं आया। बाद में सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, और अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना। अब जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तो इसने भी अपने पिता अकबर की नीति का ही अनुसरण किया और मेवाड़ की ओर फिर निरंतर सैन्य अभियान भेजे। कब कब भेजे थे? 1605 में, 1608 में, 1609 में, 1612 में और 1613 में। पॉइंट से एक बार चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं 1605 के अभियान की। देखिए, 1605 में जहांगीर ने मेवाड़ की ओर जो सैन्य अभियान भेजा वो परवेज, जफर बेग और आसिफ खां और सगर इनके नेतृत्व में भेजा। और इस सैन्य अभियान में, इस भेजी गई सेना में 22,000 के लगभग घुड़सवार थे। अब ये सेना मेवाड़ की ओर आई, लेकिन हमको तुजुक ए जहांगीरी से पता चलता है कि इस अभियान को, इस सैन्य अभियान को वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसकी आशा की गई थी। इसलिए बाद में ये सैन्य अभियान लौट गया, ये सेना वापस लौट गई। इसके बाद सन 1608 ईस्वी में महाबत खां के नेतृत्व में मेवाड़ की ओर सेना भेजी। अब इस सेना ने क्या किया, गिरवा के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। गिरवा का क्षेत्र जो कि उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। काफी राजपूत योद्धाओं को बंदी भी बना लिया। लेकिन देखिए, राजपूतों ने बाघ सिंह और मेघ सिंह के नेतृत्व में रात के समय में छापामार युद्ध नीति का अनुसरण किया, जिसके कारण मुगल सैनिक बहुत अधिक परेशान हो गए और महाबत खां को वापस जाना पड़ गया।
इसके बाद जहांगीर ने सन 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में और सन 1612 ईस्वी में राजा बासु के नेतृत्व में भी मेवाड़ की ओर सैन्य अभियान भेजे। इन सैन्य अभियानों ने चावंड के आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया, जिसके कारण महाराणा अमर सिंह को चावंड के क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन महाराणा अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने छापामार युद्ध नीति के कारण मुगलों को काफी परेशान किया, यानी कि जिन उद्देश्यों के लिए मुगल सैन्य अभियान भेजे जा रहे थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति अभी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेवाड़ रियासत ने अभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अब जहांगीर ने एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी की और इसके तहत जहांगीर पहुंचा अजमेर और अजमेर में अपने पुत्र खुर्रम को सेना का नेतृत्व देकर फिर मेवाड़ की ओर रवाना किया। देखिए, खुर्रम जिनको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, अब जहांगीर के पश्चात अगले जो मुगल बादशाह बनेंगे वो खुर्रम बनेंगे और जहांगीर के शाहजहां के नाम से वो मुगल बादशाह बनेंगे। तो देखिए, अजमेर से जहांगीर ने अजमेर से अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व देकर भेजा सन 1613 ईस्वी में। अब यहां इसके बाद ये एक लंबा युद्ध चला, जिसके कारण मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, काफी खराब हो चुकी थी, काफी जर्जर हो गई थी। इसी के कारण 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी को मेवाड़ रियासत को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ गई। एक बार हम 1613 के इस खुर्रम ने जो ये अभियान चलाया मेवाड़ के विरुद्ध, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, खुर्रम की एक तो क्या नीति थी कि पूरे मेवाड़ पर एक साथ अधिकार करने की बजाय थोड़े थोड़े हिस्सों को जीतते हुए चलो, यानी एक साथ पूरे क्षेत्र पर अधिकार मत करो, धीरे धीरे मेवाड़ को अपने अधिकार में लेते चलो। इसके साथ ही खुर्रम ने क्या किया, अपनी सेना को अलग अलग गुटों में, अलग अलग दलों में विभाजित कर दिया। एक तो दल ऐसा रहेगा जो आगे की स्थिति का परीक्षण करेगा, आगे की स्थिति से अवगत कराता हुआ चलेगा। एक ऐसा दल रहेगा जो केवल मार काट और तोड़फोड़ का ही काम करेगा। एक ऐसा दल रहेगा जो केवल भूमि पर कब्जा करने का कार्य करेगा। एक ऐसा दल रहेगा जो कि सेना में अलग अलग दलों में रसद सामग्री की सप्लाई करेगा। एक ऐसा दल रहेगा जो कि सभी दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, समन्वय का काम करेगा। और साथ ही साथ शाहजहां ने स्वयं केंद्रीय शक्ति से भी अपना संपर्क बनाया हुआ था। केंद्रीय सत्ता यानी जहांगीर से, कि जब भी शाहजहां को खुर्रम को आवश्यकता हो कि और अधिक जन और धन की, तो वो सीधे संपर्क बनाए रखे और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक जन और धन उसको समय पर उपलब्ध हो सके। तो अब खुर्रम जो है वो मेवाड़ की ओर आया और मेवाड़ की ओर आने के बाद चावंड और उसके आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। जिन मुगल थानों पर महाराणा अमर सिंह ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तो खुर्रम ने वापस उन थानों को अपने अधिकार में ले लिया और साथ ही साथ नए मुगल थाने भी स्थापित किए गए। जो भी खेत थे उन खेतों को, बस्तियों को, सबको उजाड़ दिया गया। महिलाओं को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उनको गुलाम बनाकर उनको बेचा जाने लगा। ये सारी कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही थी ताकि मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बिल्कुल समाप्त किया जा सके, जर्जर किया जा सके। लेकिन देखिए, खुर्रम की इन सारी कार्रवाइयों के बावजूद भी महाराणा अमर सिंह में अभी भी प्रतिरोध करने की क्षमता थी। लेकिन फिर भी एक बहुत लंबे चलने वाले संघर्ष के कारण मेवाड़ की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए महाराणा अमर सिंह ने ना चाहते हुए भी अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने सामंतों और अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर मुगलों के साथ में संधि कर ली। यह संधि हुई 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। अब देखिए, यह संधि का प्रस्ताव महाराणा अमर सिंह ने 2 व्यक्तियों के हाथों भेजा। एक का नाम था हरिदास जाला और एक का नाम था शुभकर्ण। तो हरिदास जाला और शुभकर्ण मेवाड़ की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर खुर्रम के पास पहुंचे। खुर्रम इस समय था गोगुंदा में। अब जब ये गोगुंदा पहुंचे खुर्रम के पास में, तो खुर्रम ने इस संधि का प्रस्ताव अपने पिता जहांगीर के पास में भिजवा दिया। और जहांगीर के पास में संधि का प्रस्ताव लेकर 2 व्यक्ति जो गए थे, उनका नाम था मुल्ला शुक्रल्ला शिराजी और एक का नाम था सुंदरदास। अब जब ये जहांगीर के पास में पहुंचे तो जहांगीर भी बड़ा निश्चिंत हुआ, क्योंकि जहांगीर स्वयं यही चाहता था कि किसी प्रकार मेवाड़ रियासत उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसीलिए जहांगीर ने बिना देर किए अपनी स्वीकृति भिजवा दी और स्वीकृति मिलने के बाद मेवाड़ और मुगलों के मध्य यह संधि हो गई। हालांकि ये जो संधि थी ये सम्मानजनक थी, प्रतिष्ठाजनक थी, क्योंकि इस संधि के साथ कुछ शर्तों को मेवाड़ रियासत की ओर से ऐड कर दिया गया था और उन शर्तों को जहांगीर की ओर से मान लिया गया था। एक बार हम इन शर्तों की चर्चा करते हैं कि किन शर्तों के तहत मेवाड़ और मुगलों के मध्य ये संधि हुई थी। एक तो शर्त यह थी कि महाराणा स्वयं खुर्रम के समक्ष उपस्थित होंगे, क्योंकि खुर्रम वही मेवाड़ आया हुआ था। तो महाराणा अमर सिंह तो खुर्रम के समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन जहांगीर के समक्ष यानी मुगल दरबार में उनके पुत्र कुंवर कर्ण सिंह जाएंगे। इसके अतिरिक्त
महाराणा को मुगल दरबार में सेवा श्रेणी में ही प्रवेश लेना होगा, लेकिन यह प्रवेश बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब यह जरूरी नहीं है, महाराणा अमर सिंह के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो मुगल दरबार में जाएं ही जाएं, यानी प्रवेश तो सेवा श्रेणी में ही लेना होगा, लेकिन प्रवेश करने के लिए वो बाध्य नहीं है, उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त महाराणा अमर सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेवा के लिए उद्यत रहेंगे। मेवाड़ रियासत को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और सबसे मुख्य एक बात और है कि मुगलों के द्वारा मेवाड़ को चित्तौड़ का दुर्ग वापस लौटा दिया जाएगा, वापस सौंप दिया जाएगा, लेकिन महाराणा इस दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं करवा सकेंगे। अब देखिए, यहां पर महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों के साथ संधि जो की गई, तो इतिहासकारों के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जो आलोचना करता है और एक पक्ष होता है जो कि इस बात को ठीक ठहराता है। तो आलोचना करने वाले पक्षों ने इस बात की आलोचना भी की, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसको ठीक भी ठहराया और इसको सही ठहराने के पक्ष में यह तर्क दिया कि यदि महाराणा इस समय मुगलों के साथ में संधि नहीं करते तो मेवाड़ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेवाड़ रियासत ही समाप्त हो जाती। इसीलिए महाराणा अमर सिंह ने अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपनी व्यक्तिगत निंदा की परवाह ना करते हुए अपने राज्य के हित में यह संधि कर ली। लेकिन इस संधि के बाद उनको काफी पश्चाताप हुआ और उन्होंने राज्य का कार्यभार छोड़कर अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दिया और स्वयं ने एकांतवास ले लिया। बाद में बड़े बोझिल मन से 26 जनवरी सन 1620 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह का निधन हो गया। महाराणा अमर सिंह की जो छतरी है वो आहड़ में है, और ध्यान देना, आहड़ में जितने भी महाराणाओं की और छतरी है उनमें सबसे पहले महाराणा अमर सिंह की ही छतरी का निर्माण किया गया था। यानी कि आहड़ के अंदर जितनी भी छतरियां हैं उनमें सबसे पूर्व महाराणाओं की जितनी छतरियां हैं उसमें सबसे पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की है। ठीक है, महाराणा अमर सिंह के पश्चात अब 26 जनवरी सन 1620 ईस्वी को उनके पुत्र कर्ण सिंह का राज्याभिषेक किया गया और अमर सिंह के पश्चात अब कर्ण सिंह मेवाड़ के शासक बने। कर्ण सिंह का शासनकाल 1620 से और 1628 ईस्वी तक रहा, यानी कि महाराणा कर्ण सिंह मात्र 8 वर्षों तक ही मेवाड़ के शासक रहे। वैसे देखिए, महाराणा कर्ण सिंह के शासनकाल में कुछ ऐसी विशेष घटनाएं तो नहीं है जिन पर चर्चा की जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कर्ण सिंह के शासनकाल से पहले ही मेवाड़ और मुगलों के मध्य एक संधि हो चुकी थी, जिसके कारण अब युद्ध और संघर्षों का दौर तो समाप्त हो गया और इसके बाद मेवाड़ की व्यवस्था में भी एक स्थायित्व आ चुका था। लेकिन फिर भी महाराणा कर्ण सिंह के शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कर्ण सिंह के शासनकाल में सन 1623 ईस्वी में खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर दिया। कुछ किताबों में हमको इस घटना का समय 1622 भी देखने को मिलता है। तो देखिए, खुर्रम ने जब 1623 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया, अगला मुगल बादशाह बनने को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, तो पिता से विद्रोह करने के बाद खुर्रम मेवाड़ की ओर भी आया और महाराणा कर्ण सिंह ने खुर्रम को पिछोला झील पर बने हुए महलों में शरण दी और उसके बाद खुर्रम को दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। यहां पर महाराणा कर्ण सिंह को इस बात का फायदा यह हुआ कि खुर्रम के साथ में उनके अच्छे संबंध स्थापित हो गए और खुर्रम को उन्होंने ज्यादा समय तक मेवाड़ में नहीं रखा। इसी के कारण उनको जहांगीर की नाराजगी भी नहीं झेलनी पड़ी। इसके बाद हम महाराणा कर्ण सिंह के शासनकाल में कुछ जो निर्माण कार्य कराए गए उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कर्ण सिंह के द्वारा एक तो कर्ण विलास, एक दिलखुश महल और बड़ा दरीखाना, इनका निर्माण कराया गया। इनकी विशेषता यह है कि इन तीनों में ही हमको मुगल स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखना कि महाराणा कर्ण सिंह ने उदयपुर में जग मंदिर को बनवाना शुरू किया था, लेकिन वो जग मंदिर के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करा सके। इसके निर्माण कार्य को महाराणा कर्ण सिंह के पुत्र, जो कि अगले मेवाड़ के शासक बने थे, महाराणा जगत सिंह, उन्होंने पूर्ण कराया था। इसीलिए इन महलों को हम जग मंदिर के महलों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सन 1628 ईस्वी में अस्वस्थ होने के कारण महाराणा कर्ण सिंह की तो मृत्यु हो गई, लेकिन एक बात पर आप गौर करना कि कर्ण सिंह की मृत्यु से पूर्व ही सन 1627 ईस्वी में खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बना और शाहजहां के मुगल बादशाह बनने के बाद एक अल्प अवधि में ही महाराणा कर्ण सिंह का निधन हो गया। यदि महाराणा कर्ण सिंह का शासनकाल लंबा होता तो खुर्रम और कर्ण सिंह के अच्छे संबंधों का लाभ मेवाड़ रियासत को मिल सकता था। खैर, कर्ण सिंह का तो निधन हो गया और कर्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात सन 1628 में उनके पुत्र जगत सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा जगत सिंह का जो शासनकाल रहा वो 1628 से और 1652 ईस्वी तक रहा। अब देखिए, महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में जिन घटनाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार उनको मैं बता देता हूं कि एक तो जगत सिंह के शासनकाल में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा प्रतापगढ़ को मेवाड़ रियासत से अलग करना। इसके अतिरिक्त महाराणा जगत सिंह द्वारा उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में, इसके अतिरिक्त चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के बारे में
और जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के बारे में, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जगत सिंह के शासनकाल में प्रतापगढ़ को मेवाड़ रियासत से अलग कर दिया गया था। कहानी पर हम चर्चा करते हैं कि महाराणा जगत सिंह की दो प्रकार की नीतियां थी। एक नीति तो ये कि जो रियासत या जो पक्ष उनसे कमजोर है उन पर आक्रमण किया जाए, आक्रमण करके उनको भयभीत रखा जाए, उनको दबा कर रखा जाए। और दूसरी नीति ये थी कि जो रियासत या जो पक्ष उनसे मजबूत है उनसे किसी युक्ति से काम किया जाए। तो देखिए यहां पर महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में देवलिया स्थान, देवलिया जो कि वर्तमान में आता है प्रतापगढ़ में, देवलिया के जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह ने अपने राज्य में अपने शासनकाल में महाराणा जगत सिंह के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी मेवाड़ रियासत के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास करने शुरू किए। जब इस बात की जानकारी महाराणा जगत सिंह को मिली तो उन्होंने जसवंत सिंह और उसके पुत्र मान सिंह को उदयपुर बुलाया और षड्यंत्र करके उनकी हत्या करवा दी। लेकिन इस बात की जानकारी जसवंत सिंह के दूसरे पुत्र हरि सिंह ने शाहजहां को की, यानी शाहजहां से इस बात की शिकायत की। तो शाहजहां ने नाराज होकर प्रतापगढ़ को मेवाड़ रियासत से अलग कर दिया। अब देखिए महाराणा जगत सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि एक और जहां वो छोटी रियासतों पर, कमजोर रियासतों पर आक्रमण किया करते थे, उनको भयभीत रखा करते थे, उनको दबाकर रखते थे, दूसरी ओर वो शाहजहां के पास में समय समय पर उपहार भी पहुंचाया करते थे, जिसके कारण शाहजहां की नाराजगी को वो कम कर दिया करते थे। अब एक बार हम बात कर लेते हैं जगन्नाथ राय के मंदिर की या जगदीश मंदिर की। देखिए ये जो मंदिर है जगन्नाथ राय का मंदिर या जगदीश मंदिर, ये उदयपुर में है और महाराणा जगत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर। इस मंदिर के निर्माण कार्य की जानकारी हमको इसके द्वार पर लगी एक प्रशस्ति से मिलती है, जिसको जगन्नाथ राय की प्रशस्ति कहा जाता है। यह प्रशस्ति काले पत्थरों पर लिखी गई है कृष्ण भट्ट के द्वारा, यानी कृष्ण भट्ट ने इसकी रचना की। इस प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि महाराणा जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और भाण और उसके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में इस मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर की देखरेख के लिए अर्जुन को नियुक्त किया था। अब ये जो प्रशस्ति है जगन्नाथ राय की प्रशस्ति, इस प्रशस्ति में हमको बप्पा रावल से लेकर और महाराणा जगत सिंह के शासनकाल तक की जानकारी मिलती है और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी हमको यहां से जानकारी मिल जाती है। इसी मंदिर के पास में एक और मंदिर है जिसको धाय का मंदिर कहा जाता है और उस धाय के मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह की धाय थी नौजूबाई, उनके द्वारा कराया गया था। इसके अतिरिक्त देखिए महाराणा जगत सिंह ने अपने शासनकाल में चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य भी कराया, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा काफी बड़ी थी। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि जब मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि हुई थी तो वो संधि सशर्त थी, यानी उसमें कुछ शर्तें थी और उन्हीं शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि मुगलों के द्वारा चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो मेवाड़ रियासत को सौंप दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ रियासत चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकती। लेकिन यहां पर महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवाई, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इसके अतिरिक्त जगमंदिर की भी बात करते हैं तो जगमंदिर के बारे में मैं अभी भी बता चुका हूं आपको कि जगमंदिर का निर्माण कार्य इनके पिता महाराणा जगत सिंह के पिता कर्ण सिंह के शासनकाल में आरंभ किया गया था, लेकिन महाराणा जगत सिंह ने इसको पूर्ण कराया था, इसीलिए जगत सिंह के नाम पर इसको जगमंदिर कहा जाता है। तो ये यहां पर इस लेक्चर में हमने महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा जगत सिंह के बारे में बात की। महाराणा जगत सिंह का सन 1652 में निधन हो गया था और जगत सिंह के पश्चात अब इनके पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हम मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।